आवाज़ आ रही है पीछे? नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? आ गई? सो यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले वोकैबलरी कर लेते हैं आज, वरना फिर वो रह जाती है अपनी। सो वोकैबलरी में कॉनोटेशंस दिए थे आप लोगों को, पढ़े आप लोगों ने? प्रॉब्लम आई? ओके, सो विल डिस्कस कॉनोटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर वोकैबलरी में नेक्स्ट असाइनमेंट दे देंगे आपको, एंड देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स नोट मेकिंग। नोट मेकिंग किया आप लोगों ने? कल वाला नोट मेकिंग मैंने चेक किया था आप लोगों का, बट अभी उसके रिमार्क्स मैं आपको यहीं पे बताऊंगी बेटा, क्लास में ही बताऊंगी, क्योंकि मैं लिख नहीं सकती थी। जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, मेजर प्रॉब्लम तो वही थी सेंटेंस वाली, राइट? तभी बता देंगे आपको, चेक कर लिए मैंने। सो ऑलराइट, लेट्स फोकस। कॉनोटेशन पे आ जाए। ईमानदारी से बताओ किस किस ने पढ़े हैं घर पे कॉनोटेशंस? मात्र 8-10 बच्चे हैं जिन्होंने पढ़े, बाकी सबने भूल गए। परसों से असाइनमेंट दे रखा है बेटा ये तो, तो वो भी तो भूल गए होंगे, एक साथ ही भूले होंगे सब कुछ। ओके ठीक है। सो कॉनोटेशंस की जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किस वाले वर्ड में, वर्बोज और एलिक्वेंट, मैं एक बार ब्रीफ ही कर देती हूँ सारे आपको फटाफट से। वर्बोज और एलिक्वेंट दोनों जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा बोलने के केस में यूज़ में आते हैं। वर्बोज है नेगेटिव केस में जो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बोले, और एलिक्वेंट है उस केस में जिसमें आप अपनी बात को अच्छे से समझा रहे हो, जितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए सारे शब्द यूज़ कर रहे हो। तो एलिक्वेंट बोल रहे हो, इसका मतलब सामने वाले ने प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ बात बोली है। वर्बोज बोल रहे हो आप किसी को, तो इसका मतलब उसने ज़रूरत से ज़्यादा बोला है। ठीक है, बोलने के केस में ही आते हैं दोनों। नेक्स्ट है स्टेंच और अरोमा, ये तो इजी था, खुशबू और बदबू, राइट? सो अ गुड स्मेल इज अरोमा एंड अ बैड स्मेल इज अ स्टेंच। नेक्स्ट इज चीप और थ्रिफ्टी। चीप और थ्रिफ्टी जो पैसे खर्च नहीं करना चाहे, तो चीप जो वर्ड है वो तो नेगेटिव केस में है, मतलब जो बिल्कुल पैसे खर्च, ज़रूरत के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे भी पैसा जो खर्च नहीं करना चाहे। और थ्रिफ्टी है जो सोच समझ के पैसा खर्च करे, अननेसेसरी की वेस्टेज ना करे। नेक्स्ट यंग, यूथफुल और चाइल्डिश। तो यंग तो न्यूट्रल वर्ड है आपका, इसका मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये तो क्वालिटी है, यंग हो मतलब क्वालिटी। यूथफुल जो वर्ड है वो पॉजिटिव केस में यूज में आता है, मतलब आपके अंदर यूथ की जैसी एनर्जी है, यूथ के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर। और चाइल्डिश हो, इसका मतलब बच्चे जैसा दिमाग है, मेच्योरिटी नहीं है, तो नेगेटिव है। तो किसी को चाइल्डिश कह दो तो तारीफ नहीं कर दो, यूथफुल कह दो तो तारीफ कर दो। ठीक। प्राउड, कॉन्फिडेंट, कंसिडरेट। तो प्राउड इज अगेन अ न्यूट्रल वर्ड, जिसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए खुद की, राइट? फिर उसके बाद है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब इट्स अ पॉजिटिव वर्ड विच मीन्स टू बी टू प्राउड ऑफ योर एबिलिटीज़, मतलब अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा होना। और
कंसीटेड का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा होना, जो अपन कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस। सो ओवर कॉन्फिडेंस का दूसरा वर्ड है यहाँ पे कंसीटेड। हेड स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिंड। सो हेड स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिंड की जब अपन बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड है ये हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब जिद्दी। जिद्दी इन नेगेटिव वे, मतलब कोई समझाए, कोई आपको सही रास्ते पे लाना चाहे तो भी नहीं आना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सो दैट इज हेड स्ट्रॉन्ग। और डिटर्मिंड की जब बात करें तो मतलब किसी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग मन में रिजॉल्व होना कि सीए करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। सो दैट इज अ डिटर्मिनेशन, राइट। सो डिटर्मिंड हो मतलब पॉजिटिव हो कि जिद्दी तो हो लेकिन अच्छी चीज़ के लिए जिद है। और हेड स्ट्रॉन्ग मतलब कोई आपको समझा ले, आपको सही रास्ते पे ले आए, फिर भी नहीं, जो करना है वही करना है चाहे वो गलत हो। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्राउनी और स्लेंडर। स्क्राउनी का मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पतला होना, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जो बेचारे माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, कुपोषक होते हैं, तो हड्डियाँ ही होती हैं उनमें, दे डोंट हैव एनी फ्लैश, सो दे आर नोन एज स्क्राउनी। कोई नहीं है यहाँ पे स्क्राउनी, एक दूसरे को मत देखो। और नेक्स्ट इज स्लेंडर। स्लेंडर मतलब पतले हो लेकिन ग्रेसफुली पतले हो, बीमारी नहीं है। तो यू हैव गॉट सम स्लेंडर स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। क्रिपल्ड और डिसेबल्ड। क्रिपल्ड का मतलब गलती वाला, कुछ किसी भी चीज़ जिसमें गलतियाँ हों, फ्लॉज या इम्परफेक्ट का मतलब जिसमें मिस्टेक्स हो। ये जनरली यूज़ में आता है एज ए डॉक्यूमेंट्स, दैट दिस इज़ अ क्रिपल्ड डॉक्यूमेंट। क्रिपल्ड डॉक्यूमेंट है, इसका ना इम्परफेक्ट है, गलतियाँ हैं इसमें। और डिसेबल्ड है न्यूट्रल वर्ड, ये जनरली जो फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी होती है ना, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते बच्चे, उनके केस में आता है। बट ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, रियलिटी ऑफ लाइफ है बेटा, ये तो सच है, राइट। तो इसको आप अपन बदल नहीं सकते, क्वालिटी नहीं है ना ये, तो ये इसलिए इसको अपन ने न्यूट्रल वर्ड में डाला है। सो ये है, आपको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ वो वर्ड और मीनिंग याद करने। अभी अगर आपने क्लास में ध्यान से सुने हैं और रिवाइज भी कर लोगे ना तो भी याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है, ऑप्शंस देखकर याद आ जाएंगे कि क्या आंसर था इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें वोकैबुलरी पे ही आगे बढ़े अपन। तो कुछ जार्गन वर्ड्स हैं जो पढ़ लेते हैं आज। पेज नंबर 3.8 पे आइए। सारी वोकैबुलरी एमसीक्यू में ही आती है, ठीक है। सो यहाँ पे जार्गन वर्ड्स की जब अपन बात कर रहे हैं, सो जार्गन वर्ड्स के केस में, जार्गन वर्ड्स क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर जार्गन वर्ड्स? अंजलि बेटा, जार्गन वर्ड्स, अंजलि क्या होते हैं जार्गन वर्ड्स? अंजलि बताओ, खड़े हो जाओ प्लीज। So what are jargon words? So मैं पूछ रही थी उसके बाद भी पीछे बोलना इतना ज़रूरी हो रहा था? I actually regarded you as one of the most sincere students of the class and you are proving me absolutely wrong. मुझे एक्चुअली लगा था कि आप सिंसियर हो और डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। बढ़िया, खड़े रहो थोड़ी देर आज, कीप स्टैंडिंग। ओके, सो जार्गन वर्ड्स की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो जार्गन वर्ड्स क्या होते हैं ये अपन समझते हैं सबसे पहले। तो जार्गन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली कोड लैंग्वेज बोलते हैं ना अपन, जो सेंडर और रिसीवर को ही समझ में आए और किसी थर्ड पर्सन को यूज़ नहीं आए, तो वो तो सिर्फ 2 ही जनों को पता होती है कोड लैंग्वेज, हाईली सिक्योर्ड होती है वो तो, राइट। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी प्रोफेशन में ही काम में आते हैं, किसी तरीके के पार्ट में ही काम में आते हैं। जैसे बिजनेस के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कहीं और काम नहीं आएंगे, लॉ की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी वो वहीं काम आती है और कहीं काम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे जर्नलिज्म के कुछ टर्म्स होते हैं, मिलिट्री के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली वहीं काम आते हैं और कहीं काम नहीं आते, वहीं के से रिलेटेड इसके मीनिंग होते हैं, राइट। तो वो सारे जो वर्ड्स हैं जार्गन वर्ड्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपके बुक में से ही पूछते हैं लोग। अभी तक जो ये नया एडिशन है, पिछले 2 अटेम्प्ट से ऐड हुआ है ये, और ये जब से ऐड हुआ है इसमें से क्वेश्चन आ भी रहा है और बुक का ही आ रहा है, राइट।
सो जार्गन वर्ड्स की जब बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है आपको? ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस वैसे तो बिजनेस का वर्ड है, लेकिन आजकल नॉर्मल इंग्लिश में सभी यूज़ करने लग गए इसको। इसका मतलब होता है आपका रिसर्च। सो ड्यू डिलिजेंस मीन्स रिसर्च। अपन बोलते हैं आई हैव परफॉर्म्ड ड्यू डिलिजेंस, दैट मीन्स आई हैव परफॉर्म्ड रिसर्च। हैव यू डन ड्यू डिलिजेंस बिफोर योर प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट से पहले आपने ड्यू डिलिजेंस करी है, इसका मतलब रिसर्च करी, राइट? नेक्स्ट इज AWOL। AWOL, दिस इज अ एब्रीविएटेड वर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एब्सेंट विदाउट लीव, राइट? ये मिलिट्री जार्गन है। ये जनरली उन लोगों के लिए यूज़ में आता है जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। मतलब जैसे मिलिट्री में लोग होते हैं और गायब हो जाते हैं, तो उनके बारे में आप उनको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी उनके वेयर अबाउट्स नहीं मिले, बॉडी नहीं मिली, लेकिन बहुत सालों से उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो उनके नाम के नीचे लिख दिया जाता है AWOL, एब्सेंट विदाउट लीव। होता है ना, जनरली किसी मिशन पे गए और फिर नहीं लौट के आ पाया, वो कहाँ फंसे हैं, क्या सिचुएशन है। कई बार तो होता है एनिमी कंट्री में पहुंच गए, या कई बार होता है कि पहाड़ों वगैरह में कहीं गिर गए और फिर डेथ हो गई और फिर जानवर वगैरह आके फिनिश कर गए, तो बॉडी भी नहीं मिलती उस केस में। तो लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक डेड नहीं डिक्लेयर करते जनरली। सो ये होता है एब्सेंट विदाउट लीव, AWOL। थर्ड है आपका हार्ड कॉपी। सबको पता है, सब यूज़ करते हो, फिजिकल प्रिंट आउट। और इसका अपोजिट क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी। ये मेमोरी सबके मोबाइल में होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। टाइम बीइंग के लिए जो स्टोरेज होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज, उसको कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है? नेक्स्ट इज डेक, DEK। ये जर्नलिज्म का वर्ड है। इसका मतलब होता है सब हेडिंग्स। जो न्यूज़ चैनल्स पे नीचे सब हेडिंग्स बनी हुई आती हैं, टाइटल्स बने हुए आते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ में आता है जर्नलिज्म की लैंग्वेज में डेक, DEK, राइट? ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, करते जाना, ये शॉर्ट अंडर वर्ड्स हैं। अभी तक नहीं कर रहे थे? ये अंडरलाइन करोगे तो रिवाइज जल्दी हो जाएगा, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा बाद में। फिर क्या हुआ? इसमें तो होगा ही नहीं, तो शेयर कर लो बेटा उसके साथ। अच्छा यहाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज स्टैट। स्टैट का मतलब होता है इमीडिएटली। ये मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ में आता है। जैसे अपन बोलते हैं कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, तो उसके जगह अपन बोल सकते हैं कॉल द डॉक्टर स्टैट। तो इमीडिएटली का सिनोनिम है मेडिकल टर्म में, राइट? नेक्स्ट है आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये बेसिकली बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन। जो अपने फैट मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है ना, सेल के आसपास फैट मॉलिक्यूल्स की एक बहुत थिन सी लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आप सेल मेम्ब्रेन पे अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ भी है, लेयर ऑफ फैट मॉलिक्यूल सराउंडिंग अ सेल। सेल होते हैं अपनी बॉडी में, उसके आसपास फैट मॉलिक्यूल्स की एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर को अपन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बहुत पतली सी लेयर होती है, राइट? नेक्स्ट इज डेट्रीटिवोर। यहाँ तक कोई डाउट है? इससे पहले तक के वर्ड्स में ये अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने सबने? डेट्रीटिवोर। डेट्रीटिवोर की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड मैटर खाते हैं। जैसे प्लांटेशन वगैरह करते हो आप लोग, तो उसमें इस तरीके के कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको अपन कहते हैं अर्थवॉर्म्स, या भी ये बारिश के मौसम में भी निकलते हैं, केचुए वगैरह जिसको अपन कहते हैं। तो ये सारे जो ज़मीन से निकलने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इस तरीके के, ये डेड मैटर खाना पसंद करते हैं, राइट? ज़मीन से तो साफ वाफ भी निकलते हैं वैसे कहीं से भी, लेकिन वो तो इंसान को ही डंकना पसंद करते हैं, खाना पसंद नहीं करते। बट अदरवाइज़ ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जनरली प्लांट्स में और गार्डन वगैरह में अगर आप प्लांटेशन करते हो तो वहाँ पाए जाते हैं, और वहाँ पे हेल्दी होता है उनका होना।
क्योंकि ये सारे वहाँ पे जितने भी डेड मैटर हैं उसका सफाया कर देते हैं, खा जाते हैं। तो आपके प्लांटेशन में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई भी तरीके से आपका प्लांट इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको फिर केमिकल छिड़कने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू हैव गॉट अर्थवर्म्स। लेकिन वो गार्डन तक है तो ये अच्छा है, गार्डन से घर में नहीं आने चाहिए, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है, अर्थवर्म्स, सी क्यूकम्बर्स, मिलीपेड्स वगैरह, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड मैटर ही खाते हैं, राइट। होलिस्टिक, होलिस्टिक वर्ड तो सुना होगा, नहीं सुना? स्कूल कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है ये तो वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण, पूरा का पूरा, कॉम्प्रहेंसिव या कंप्लीट। जैसे अगर कभी ऐसे किसी को बोलते हुए सुनो दैट वी फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, सो वी फोकस ऑन द कंप्लीट डेवलपमेंट, पूरे डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक। मैजिक बुलेट, मैजिक बुलेट इज अ गुड वर्ड। दिस इज अ सिंपल सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सो आवर मैथ्स टीचर गेव अस अ मैजिक बुलेट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे मैथ्स टीचर ने हमें मैजिक बुलेट दी, मतलब बहुत मुश्किल प्रॉब्लम थी, उसका सिंपल सल्यूशन दिया, राइट। सो कौन पढ़ाते हैं मैथ्स? सो सेट बैठ गया, ये वाला ऑप्शन एकदम सही सेंटेंस में मैजिक बुलेट देते ही है वो, राइट। सो ओके, यहाँ तक का कोई डाउट है? नो डाउट? हाँ, डेक, डेक का मतलब होता है सब हेडिंग्स। अपन न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हेडिंग्स बनी हुई आती है नीचे नीचे, उनको डेक कहते हैं जर्नलिज्म में। सो नेक्स्ट इज बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो दिस इज द प्रैक्टिस विच इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द अवेलेबल प्रैक्टिसेस, राइट। तो अपने पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उसमें से अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? बेस्ट, उसको बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं। फालतू का वर्ड है, पता नहीं क्यों दिया है। जो इफेक्टिवनेस प्रूव करे, आप ये लिख लीजिए, इफेक्टिवनेस प्रूव करे जो। तो ये अगर सुनते भी जा रहे हो तो याद होता जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। ये बिजनेस जार्गन सॉल्व कर लेते हैं, फिर वोकैबुलरी से फ्री कर देंगे, नोट मेकिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड पे आइए, बैंक फॉर द बक। सो बैंक फॉर द बक मीन्स टू गेट द मोस्ट ऑफ योर मनी, आपके पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल करना, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। सो आप जैसे कहते हैं टू यूटिलाइज द मनी टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वर्ड पढ़ा होगा बीएसटी में बहुत, राइट। तो उसी का मतलब है जार्गन वर्ड बैंक फॉर द बक, बिजनेस जार्गन है ये। बेस्ट प्रैक्टिस, द बेस्ट वे टू डू समथिंग, अभी पढ़ाई है अपन ने। कोर कॉम्पिटेंसी एग्जाम में पूछा इन लोगों ने। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब है कंपनी की स्ट्रेंथ, और आजकल ये वर्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ की जगह यूज में आने लग गया। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी, तो क्या पूछ रहे हैं वो? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो कोई ऐसे पूछे तो स्ट्रेंथ बताना है, मत बोलना कि क्या पूछ लिया, राइट। नेक्स्ट इज ड्यू डिलिजेंस, पढ़ाई है अपन ने, रिसर्च। ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम को डिटेल में देखना, मतलब उस प्रॉब्लम के एकदम अंदर जाके उसको समझना और उसको देखना। सो दैट इज ड्रिल डाउन, right? So before coming to the conclusion you should drill down the data, मतलब कंक्लूजन पे आने से पहले आपको डेटा को ड्रिल डाउन करना चाहिए, मतलब उसको एकदम अंदर से बारीकी से समझना चाहिए। लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट जो एकदम हाथ में आ जाए आराम से। सो ईजीएस्ट प्रॉब्लम टू फिक्स, मतलब कोई प्रॉब्लम तो है बट बहुत ईजी है, आराम से उसको सॉल्व किया जा सकता है, ईजीएस्ट प्रॉब्लम। सो लॉ इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर ऑल ऑफ अस। लॉ हम लोगों के लिए लो हैंगिंग प्रॉब्लम है, मतलब ईजीएस्ट प्रॉब्लम है, आराम से फिक्स कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज स्केलेबल। स्केलेबल की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऐसा कोई एंडेवर जिसमें आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए बिना एक्सपेंशन कर सको। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, मतलब आपने बिना एक्स्ट्रा पैसे लगाए कोई काम है जिसको आगे बढ़ा दिया, बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए उसी इन्वेस्टमेंट में उसका एक्सपेंशन कर दिया, तो उसके लिए कहते हैं स्केलेबल, राइट। जैसे आप कह रहे हो स्केलेबल प्रोजेक्ट,
मतलब इस प्रोजेक्ट पे हमने एक्सपेंशन भी किया लेकिन एडिशनल पैसा नहीं लगाया। स्वेट इक्विटी पढ़ा है सब लोगों ने, शेयर्स होते हैं ना, क्या होता है इसमें, स्टेक मिल जाता है, पेमेंट की जगह, पैसे की जगह एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे देते हैं, वही स्वेट इक्विटी। 9 to 5 बिजनेस जार्गन स्टैंडर्ड वर्क डे, 9 to 5 इज अ स्टैंडर्ड वर्क डे, सुबह से शाम तक का। और लास्ट है आपका चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर। तो इसका मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करता है, होल्ड्स मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउ मैनी ऑफ यू आर चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर? ओनली 2 and 3? ओके, सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करते हो, सो यू कैन कॉल योर सेल्फ चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर। इसकी हिंदी करें तो खाना भी बनाते हो, बर्तन भी धोते हो, बट ये सिर्फ इसकी हिंदी करी है अपन ने, सिर्फ ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन पे नहीं जाना, मीनिंग पे जाना है। इसका मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे आप कंपनी में एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखते हो, सो मीन्स यू आर द चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर, right? So now any doubt to any students in the jargons? Clear है? अब बची हुई वोकैबलरी इसकी मंडे को कंटिन्यू करेंगे। वी शुड स्विच टू नोट मेकिंग। बढ़ जाए नोट मेकिंग पे, जो काम दिया था वो किया आप लोगों ने?